Hello student, a very good morning to all of you. क्लास 12th की बायोलॉजी में हमने चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन यानी जनन से। उसके बाद हमने देखा था जनन की विधियाँ। जनन की 2 विधियाँ होती हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन 2 प्रकार से विभाजित था, पौधों में कायिक जनन तथा एकल जीव जनन। एकल जीव जनन 6 भागों में विभाजित था, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडीभवन तथा पुनरुद्ध भवन। इसके बाद पौधों में कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन भी 2 प्रकार से विभाजित था, पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा था कृत्रिम कायिक जनन। तो पहला जो है प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इसे भी कई भागों में बांटा गया था, जैसे भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, मूल, पत्ती तथा प्रकलिका। भूमिगत तना भी 4 भागों में विभाजित था, कंद, प्रकंद, घनकंद तथा शलकंद। इसी प्रकार से अर्धवायवीय तना भी 4 भागों में बटा हुआ था, ऊपरी भूस्तारी यानी कि रनर, भूस्तारी, स्टोलन, भूस्तारिका, ऑफसेट, अंतः भूस्तारी, सकर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पौधों में कायिक जनन के प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के सभी भागों को अच्छे से पढ़ा था और समझा था। तो आज की क्लास में हम प्राकृतिक कायिक जनन का दूसरा भाग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की या जनन की ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब कि यह क्रिया क्या होती है, यह क्रिया मानव के ऊपर निर्भर करती है और इसमें पादप के किसी कायिक भाग को, कायिक भाग मतलब प्लांट का पूरा बॉडी को कहा जा रहा है, ठीक है, प्लांट के शरीर को। तो इसमें पादप के कायिक भाग को इसके मदर जो प्लांट होता है उससे अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन नाम से ही क्लियर है कि यानी कि कृत्रिम रूप से जिसको प्रवर्धित किया जाए उसे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इससे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ा था, तो उस समय मैंने बताया भी था आप लोग को। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि ऐसी क्रिया पौधों में चलने वाली ऐसी क्रिया जो पौधा स्वयं करता है अपने द्वारा। ठीक है, उसमें मानव का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि उसके अपोजिट कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है इसमें मानव अपने लाभ के लिए पौधों को जब उगाने की कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जिस प्रकार से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कई प्रकार से किया जाता था, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की कई विधियाँ थीं, उसी प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की भी कई विधियाँ हैं, जैसे कि कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण करना आदि। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में हम कभी कभी ऐसे पौधों का भी उपयोग करते हैं जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी कर लेते हैं,
जैसे कि हमने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में, आलू और अदरक हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है। तो आलू का हम देख लेते हैं उदाहरण कि आलू प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन उसमें होता है। आलू का जो तना होता है, कंद, उसमें क्या होती हैं, कच्छस्थ कलिकाएँ निकलती हैं, यानी कि आई बड्स, और यही आई बड्स जो हैं वृद्धि करके एक नए पौधे को जन्म देती हैं। तो जब हम इस आलू की फसल हमें प्राप्त करनी होती है तो क्या करते हैं, आलू को इस प्रकार से विभाजित करते हैं जिससे कि समस्त भागों में उसकी आई बड्स उपस्थित हो, ठीक है। और फिर इन सभी पार्ट को भूमि में बो दिया जाता है, जिससे कि अलग अलग पार्ट जो है इसका एक नया पौधा बना लेता है, ठीक है। तो आलू क्या है, वो उसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी होगा और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें पहला है कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाना भी देखिए कई प्रकार से है, माउंट लेयरिंग, शीर्ष दाब कलम, सर्पिल दाब कलम, सतत दाब, एयर लेयरिंग। नेक्स्ट है रोपड़, और रोपड़ भी कई भागों में बटा है, व्हिप या टंग रोपड़, क्राउन रोपड़, वेज रोपड़ और कलिका रोपड़। चलिए आज हम इन्हीं के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कलम लगाना। इसमें जो वांछित पौधा होता है उसकी छोटी छोटी टहनियों को उनकी कच्छस्थ कलिका के साथ काट के मृदा में रोप देना ही कलम लगाना कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस पौधे के आपको नए पौधे प्राप्त करना है, जिस पौधे का आपको नया पौधा या अनेक पौधे प्राप्त करने हैं, तो उस पौधे की जो टहनियाँ हैं उन टहनियों को आप छोटी छोटी मतलब भागों में काट लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक टहनी में कच्छस्थ कलिकाएँ उपस्थित हों, ठीक है। तो इन टहनियों को ही कहते हैं कलम, और जब इन कलम को मृदा में रोप दिया जाता है तब इसे कहते हैं कलम लगाना। तो मृदा में रोपने के बाद कुछ ही दिनों में प्रत्येक कलम से एक नया पौधा उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। और कलम लगाने से क्या होता है, बहुत ही जल्द और प्रमुखता से नए पौधे का निर्माण होता है। और कलम लगाने की प्रक्रिया जो नर्सरी होती है, पौधशाला, उसमें ये क्रिया जो है बहुत ही सामान्य है। कलम से नए पौधों को जल्दी प्राप्त करने के लिए कुछ हार्मोन का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ठीक है। तो अभी जब नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा तो हम हार्मोन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ बस एक ही हार्मोन की बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कलम लगा के कौन कौन से पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कलम लगाने की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से की जाती है गन्ने में, अंगूर में, गुलाब में, गुड़हल, बोगनवेलिया, कोलियस आदि, ठीक है। किसी भी वांछित पौधे का कलम प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कलम की लंबाई सही हो। ये नहीं कि छोटा सा कोई भी भाग तोड़ लिया और फिर सोचा कि उसे भूमि में लगा दें और नया पौधा प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कलम जो है हमेशा 10 से 15 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। और प्रमुख बात यह है कि उसमें कलिकाएँ उपस्थित हों, कच्छस्थ कलिकाएँ हों, तभी तो वो वृद्धि करेगी, है ना। और हाँ, और एक चीज़ और है कि जो कलम जिस भाग से मतलब पौधे के जिस भाग से कलम प्राप्त किया जा रहा है, अगर पौधे की वो शाखा यानी कि इसी वर्ष की हो, तो जब नए ही शाखा से जब नया कलम प्राप्त किया जाता है, नई शाखा से जब नया कलम प्राप्त किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। और जब किसी पुरानी शाखा से कलम प्राप्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं हार्ड वुड कटिंग, ठीक है। सॉफ्ट वुड कटिंग और हार्ड वुड कटिंग।
सॉफ्ट वुड कटिंग क्या होता है? जब कलम हरी हो और उसी वर्ष की शाखा से प्राप्त की जाए, ठीक है। और हार्डवुड कटिंग क्या होती है? जब कलम जो है वो पुरानी हो, ठीक है, और पौधे की पुरानी शाखा से या पुरानी तने से प्राप्त की जाए, ठीक है। तो सॉफ्ट वुड कटिंग क्या होता है? इसमें जड़ें जो हैं वो बहुत ही जल्दी और सरलता से निकल आती हैं, जबकि हार्डवुड कटिंग में ऐसा नहीं होता है। हार्डवुड कटिंग में जड़ें बहुत ही समय लगाती हैं, उनमें जड़ें निकलने में समय लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें जड़ों का कलम लगाया जाता है, ठीक है। अभी तो हमने तना ही पढ़ा है कि तने को का भाग काटा जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि जड़ों से कलम प्राप्त किया जाता है और उनके जड़ों को मृदा में रोपित कर दिया जाता है, जिससे नया पौधा निकलता है। तो ऐसे पौधे कौन से हैं? तो ऐसे पौधे हैं जैसे इमली हुआ और नींबू, ठीक है। इमली और नींबू में जड़ कलम से भी नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कलम लगाने की प्रक्रिया उन्हीं पौधों में की जा सकती है जिनमें बीज का रोपण संभव नहीं होता है, या फिर फलों का तो निर्माण होता है लेकिन बीज नहीं उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया, केला, ठीक है। तो अंगूर में आपने देखा है अंगूर का फल तो होता है, लेकिन क्या अंगूर में बीज होते हैं? नहीं होते हैं। इसी प्रकार से देखिए गुलाब हो गया, गुड़हल ये हैं, इसमें फूल तो आते हैं लेकिन इनमें फल नहीं आते हैं, तो इनसे नया पौधा कैसे प्राप्त किया जाएगा? इसी प्रकार से कलम लगा के ही तो प्राप्त किया जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा दाब लगाना। दाब लगाने की प्रक्रिया उन पौधों में की जाती है जिसमें कलम लगाना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में तने के जो मुख्य तना होता है पौधे का, तो उससे जो निकलने वाली जो सहायक शाखाएं होती हैं, तो भूमि के सबसे निकट वाली जो शाखा होती है उसी को मृदा के अंदर दबा दिया जाता है, ठीक है। और जब इसमें नई जड़ें निकलने लगती हैं तो उस शाखा को मुख्य शाखा से काट के अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार से एक नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। दाब लगाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से फलदार वृक्षों को प्राप्त करने के लिए या फलदार फल वाले पौधों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया जो है, जो सजावटी पौधे होते हैं उनको भी प्राप्त करने के लिए की जाती है। दाब लगाने में पहला है माउंड लेयरिंग। इसमें क्या किया जाता है? माउंड लेयरिंग में जो मुख्य पौधा होता है उसके सबसे नीचे की शाखा को मृदा में दबा दिया जाता है और जो मुख्य शाखा का जो शीर्ष भाग होता है उसको मृदा के ऊपर रहने दिया जाता है, ठीक है। तो जो दबा हुआ भाग होता है वहाँ से जड़ें जब विकसित होने लगती हैं तो उस शाखा को मुख्य शाखा से काट दिया जाता है, जिससे कि वह एक नया पौधा बन जाता है। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कोई पौधा है। फिगर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। केवल समझिए, फिगर पे जोर मत दीजिएगा इसमें। देखिए जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, ये उसकी शाखाएं हैं। तो इसकी जो ये मृदा है, मृदा के अंदर जड़ है, तो मृदा के पास वाली जो शाखा है उसी को यहाँ देखिए दबा दिया गया और शीर्ष भाग थोड़ा सा छोड़े रखा, ठीक है। तो जो दबा वाला भाग है, यहाँ से कुछ दिनों बाद जब शाखाएं निकलने लगती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वृद्धि करने लगता है, इसमें भी अनेक शाखाएं निकलने लगती हैं, पत्तियाँ निकलने लगती हैं, तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। यहाँ से जब कट कर देते हैं तो ये मुख्य पौधे से अलग हो जाता है और ये एक नया पौधा बन जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा शीर्ष दाब कलम। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि इसमें पौधे की जो लचीली शाखाएं होती हैं उन्हीं को मोड़ के उनके शीर्ष वाले भाग को मृदा में दबा दिया जाता है, ठीक है। और माउंड लेयरिंग में क्या करते थे? शीर्ष वाले भाग को मृदा में नहीं दबाते थे, शीर्ष वाला भाग जो है वो मृदा के बाहर रहता था, लेकिन शीर्ष दाब कलम में शीर्ष को ही दबा दे देते हैं और जब उसमें से जड़ें निकलने लगती हैं तब उसे मुख्य जो पौधा होता है उसको उससे काट के अलग कर दिया जाता है। देखिए इस तरीके से, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक
ठीक है। इनकी जो है शाखाएं कैसी हैं, लचीली हैं। तो इन शाखाओं को मोड़कर विदा में दबा दिया गया। शीर्ष भाग देखिए, शीर्ष भाग जो है मोड़कर विदा में दबा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनमें से जड़ें जब निकलने लगती हैं तो यहाँ से मुख्य पौधे से इन्हें काट के अलग कर दिया जाता है, ठीक। इस तरीके से इन्हें काट के अलग कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं एक ही पौधे से कितने नए पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं, है ना। इसे बोलते हैं हम शीर्ष दाब कलम। अब नेक्स्ट है हमारा सर्पिल दाब कलम। इसमें पौधे की शाखा को इस प्रकार से विदा में दबाते हैं जिससे कि उसका कुछ भाग भूमि के अंदर रहे और कुछ भाग भूमि के बाहर ऊपर की साइड निकला रहे। यानी कि इनमें शाखाओं को एक निश्चित अंतराल पर कई स्थान पर दबाया जाता है। इस प्रकार से दबाया जाता है कि इसका कुछ भाग जो है वो खुला रहता है और कुछ भाग दबा रहता है। दबे हुए भाग से कुछ समय बाद एक नई शाखाएं निकलने लगती हैं और उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जड़ें भी निकलने लगती हैं, ठीक है। तब इन्हें अलग अलग काट के अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार से एक ही शाखा से कई पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है। तो इसकी जो मृदा के समीप वाली सबसे लंबी वाली शाखा है, इसको इस तरीके से दबा दिया जाता है, ठीक है। मिट्टी में इस प्रकार से दबा दिया जाता है। तो जब दबे वाले भाग से एक नई जो है शाखा जो है निकलने लगती है नया, तो इसके जस्ट अपोजिट भाग में क्या निकलने लगता है, जड़ का निर्माण होने लगता है, जड़ विकसित होने लगता है, ठीक। तब जो है सिर्फ यहाँ से इनको कट कर दिया जाता है और एक ही पौधे से कई पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सतत दाब। सतत दाब में क्या कहता है बेटा कि पौधे के शाखा को पूरा ही मिट्टी में दबाया जाता है, उसके शीर्ष को मिट्टी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जब उसमें से जड़ें निकलने लगती हैं तो कई स्थानों से या कई भागों में उस शाखा को काट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है ये और ये इसकी शाखा है, ठीक। तो इस शाखा को झुका के इस तरीके से मिट्टी में पूरा ही दबा देते हैं और उसका शीर्ष भाग छोड़ दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ अन्य जड़ें जब इसमें विकसित होने लगती हैं तब क्या करते हैं, यहाँ से इनको कट कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से प्रत्येक जड़ से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारा एयर लेयरिंग या गूंटी लगाना। तो एयर लेयरिंग या गूंटी लगाने की प्रक्रिया जो है उन पौधों में की जाती है जिनकी शाखाएं बहुत ही सख्त होती हैं, बहुत ही कड़ी होती हैं। इनको झुकाया नहीं जा सकता, मतलब झुका के इनको मिट्टी में नहीं मृदा में नहीं दबाया जा सकता है। तब उस पर हम एयर लेयरिंग या गूंटी लगाने की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि शाखा के ऊपर ही गीली मिट्टी को लपेटकर एक दाब या कलम लगा देते हैं। पौधे की शाखा में एक स्थान पर गर्डिल बनाते हैं। गर्डिल मतलब हल्का सा मतलब उस शाखा को छील दिया जाता है, उसको नम कर दिया जाता है, ठीक है। तो गर्डिल बना दिया जाता है, उसके ऊपर गीली मिट्टी लपेट दी जाती है या फिर रुई, ढेर सारी रुइयाँ लपेट दी जाती हैं गीली करके, या फिर मॉस लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसे पॉलीथीन से बांध दिया जाता है और इस स्थान के ऊपर एक छोटे से घड़े में पानी भरकर लटका दिया जाता है और इस घड़े में छेद रहता है और उस छेद में एक पतली रस्सी जो है लटका दी जाती है छेद से, और जिससे कि बूंद बूंद करके उस रस्सी के द्वारा ही पानी उस गर्डिल तक पहुंचता रहता है, ठीक है। और जिससे कि जो भी वहाँ पे बांधी गई हो, मिट्टी हो या रुई हो या मांस वगैरह हो, तो उसमें नमी पहुंचती रहती है ठीक है। तो इसके बाद कुछ समय के बाद ही
उसमें से जब नई जड़ें निकलने लगती हैं तो उसको जो है काट के नए मतलब मुख्य पौधे से अलग कर दिया जाता है, उस नए पौधे को मृदा में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें शीघ्र जड़ें निकलें इसके लिए भी कुछ हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन का कार्य है कि जड़ों को निकालने में ये सहायक होता है, तो उसमें ऑक्सिन वगैरह हार्मोन जब इन पौधों इन शाखाओं पर दे दिया जाता है तो इससे जड़ें जो है शीघ्रता से निकलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बूटी लगाने की प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये कोई पेड़ है या पौधा है, तो इस शाखा से हमें नया पौधा प्राप्त करना है तो क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे गर्डल बनाते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपरी वाली शाखा पे एक जो है यहाँ पे मटका बना हुआ है और इसके छेद से एक रस्सी निकली हुई है। ठीक है, मटके में पानी रहता है और यहाँ गर्डल पे क्या करते हैं, रुई हो गया या मिट्टी जो का लेपन कर देते हैं और उसको इस मटके के द्वारा पानी मिलता रहता है, जिससे कि ये नम बना रहता है। ठीक है, और जिससे धीरे धीरे इसमें जड़ों का विकास होने लगता है, यहाँ से एक नए पौधा का निर्माण होने लगता है। ठीक, तब इस शाखा को यहाँ से कट कर देते हैं और एक नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रोपण। तो रोपण की प्रक्रिया में पौधे की नई नई किस्में भी बनाई जा सकती हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो अलग अलग पौधे के भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक जो जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर दूसरे पौधे के तने का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। जब एक जड़ सहित पौधे के कटे हुए भाग पर किसी दूसरे पौधे का तना जोड़ दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं रोपण। और रोपण की प्रक्रिया मुख्य रूप से आम, नींबू, सेब आदि में की जाती है। ये भी कई प्रकार से होता है, जैसे कि क्राउन रोपण हो गया, वेज रोपण, कलिका रोपण और व्हीप या टंग रोपण। देखिए, व्हीप रोपण या टंग रोपण क्या होता है कि इसमें जो मुख्य पौधा होता है, ठीक है, तो मुख्य पौधे पर किसी दूसरे पौधे के तने को जब रोपित किया जाता है तो जो मुख्य पौधा होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जो दूसरा पौधा, जो दूसरे पौधे का जो तना आ रहा है उसको हम बोलते हैं स्यान। तो इसमें मुख्य जो पौधा होता है, जैसे हमने स्टॉक कहा है, उसे तिरछा काटा जाता है। ठीक है, उसे तिरछा कट किया जाता है। फिर जो वांछित पौधा होता है, तब जिस तने को हम लगा रहे हैं उसको इस प्रकार, मतलब कि ये तिरछा कटा होता है तो उसको जो है रोपने में इस पर आसानी हो जाती है। ठीक है, और फिर दोनों को आपस में जोड़कर उन्हें बांध दिया जाता है और जैसे कुछ समय बाद इनके जो टिश्यू होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया जो है शाखा जो है, एक नई शाखा का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रोपण ऐसी प्रक्रिया है बेटा जिसमें एक ही पौधे पर आप उसी पौधे से संबंधित अनेक किस्मों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई गुलाब का पौधा है, आपको अलग अलग तरह के गुलाब प्राप्त करने हैं, तो आप गुलाब के पौधे पर ही, जैसे कि लाल, पीला, काला, ठीक है, इस प्रकार से अन्य गुलाब जो है, एक ही गुलाब के पौधे पर आपको कई किस्म अगर प्राप्त करनी हो तो हम उसका उपयोग करते हैं रोपण का। ठीक है, तो व्हीप रोपण आपने देखा कि व्हीप रोपण में क्या करते हैं कि जो मुख्य पौधा होता है उसको हम तिरछा कट कर लेते हैं और जो वांछित पौधा होता है उसको हम उसके तने को लाकर इस पे रोपित कर देते हैं और इन्हें बांध दिया जाता है कुछ हार्मोन का उपयोग करके, जिससे कि इनके जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं कुछ समय बाद और वो पौधा धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, मतलब पौधे का वो भाग धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्राउन रोपण। देखिए, क्राउन रोपण करने के लिए आवश्यक ये है कि जो हमारा मुख्य पौधा है उसके तने का व्यास अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही तने पर जब हम कई अन्य
वांछित पौधे के तने को जब हम रोपित करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्राउन रोपण। जैसे कि मान लीजिए ये मुख्य जो तना है, मुख्य पौधे का तना है, तो इसका व्यास देखिए इससे अधिक है। ठीक है, तो मुख्य पौधा का तना, या इससे हमने कहा था स्टॉक, तो स्टॉक का व्यास जो है इस श्यान से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो और जिस पौधे को हम उगाना चाह रहे हैं उसको हम इस तरीके से नुकीला कट कर लेते हैं और इस यहाँ पे रोपित कर देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्राउन रोपण। और इसमें कई अन्य भी रोपित किया जा सकता है, क्योंकि व्यास अधिक है तो इस प्रकार से हम नुकीलाकार करके अन्य शाखाओं को भी इसमें रोपित कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा वेज रोपण। वेज रोपण में क्या करते हैं, जो स्टॉक होता है यानी मुख्य पौधा होता है जिसमें हमें नए शाखा को रोपित करना है, उसको हम वी आकार में कट कर देते हैं और जिस शाखा को हमें इसमें रोपित करना है उसको क्या बोलते थे, श्यान, तो श्यान को हम नुकीलाकार, ठीक है, नुकीलाकार कट कर देते हैं और उस वी आकार में फंसा देते हैं। ठीक है, और उसे कस के बांध देते हैं और वो जिससे वो धीरे धीरे वृद्धि कर लेने लगता है। देखिए जैसे इस प्रकार से ये हमारा मुख्य पौधा है। ठीक है, तो इससे हम वी आकार में कट करते हैं इस तरीके से, और जो मुख्य पौधे की शाखा उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, और ये क्या है, श्यान है। ठीक, श्यान भी नुकीलाकार है। अब ये इसमें फंस सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने दोनों को रोपित कर दिया। ठीक है, ये वी आकार का था, ये नुकीला था। फिर इन दोनों को अच्छे से बांध दिया जाता है। ठीक, इस पे हार्मोन का लेपन कर जाता है, उसके बाद इसे अच्छे से बांध दिया जाता है जिससे कि ये एक इसी शाखा के साथ ही वृद्धि करने लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा कलिका रोपण। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वांछित पौधे में एक टी आकार का चीरा लगा देते हैं। ठीक है, और जिस पौधे से हमें प्राप्त करना है नया पौधा, वहाँ से एक कली का, मतलब किसी कली के ही भाग को, जहाँ से कक्षस्थ कलिका निकलती है, उस कली के भाग को ही केवल कट करके और मुख्य पौधे में रोप दिया जाता है। जैसे कि देख लीजिए ये कोई पौधा है, यहाँ पे इसकी कलिकाएं जो हैं वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, और ये मुख्य पौधा है जहाँ पे हमें कलिका का रोपण करना है, तो यहाँ से केवल इतने भाग को ही ब्लेड या चाकू से काट के अलग कर लेते हैं। ठीक है, और इसे यहाँ पे जो मुख्य पौधा होता है उसमें रोप देते हैं और ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से इन्हें मतलब हार्मोन की भी क्रिया कराई जाती है इसमें, तो हार्मोन से इनको क्रिया करा के अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से बांध दिया जाता है। ठीक, तभी क्या करता है, इनके टिश्यू जो हैं उत्तक आपस में क्रिया कर लेते हैं और ये कलिका भी वृद्धि करने लगती है और इस पौधे के भाग के रूप में विकसित होने लगती है। ठीक, तो ये था कलिका रोपण आप लोग का। तो इसके साथ कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यह प्रवर्धन की सस्ती और आसान विधि होती है और इनमें जो नए पौधे होते हैं उन्हें वृद्धि तीव्रता से होती है और बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व बनाने में और उनसे फल प्राप्त करने में भी फल भी कम समय में ही प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, और बिना बीज वाले पौधों के लिए भी ये उपयोगी होते हैं और इसके अलावा हमें रोग रहित पौधों को निर्माण करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग
सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है